दोस्तों, हर बड़ी सफलता की जड़ सिर्फ एक जगह से शुरू होती है, हमारे विचारों से। नेपोलियन हिल ने यही कहा था, जो इंसान सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। सोचिए कितनी अद्भुत ताकत है इस दिमाग में। हम जिस चीज पर लगातार सोचते हैं, वही हमारी जिंदगी का नक्शा बनने लगती है। और यही कारण है कि जो लोग हर वक्त सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देते हैं, वही और मुश्किलें अपनी तरफ खींच लेते हैं। दूसरी ओर, जो लोग सपनों और अवसरों पर ध्यान लगाते हैं, उनकी जिंदगी में धीरे धीरे वही सच बनने लगता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब की शुरुआत जिस प्रिंसिपल से की है, उसका नाम है डिजायर, यानी इच्छा। बिना चाहत, बिना अंदर से उठती आग के कोई भी इंसान कभी अमीर या सफल नहीं हो सकता। डिजायर का मतलब है प्रबल इच्छा, एक जबरदस्त चाहत। वो चाहत जो रातों की नींद उड़ा दे, जो हमें रोज सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। साधारण इच्छा और प्रबल इच्छा में बड़ा अंतर है। साधारण इच्छा सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन प्रबल इच्छा ठोस इरादा है जो इंसान की पूरी दिशा बदल देती है। भारत के इतिहास में देख लीजिए, जब मंगलयान मिशन लॉन्च हुआ था तो भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत कम बजट में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं था, बल्कि एक प्रबल इच्छा की वजह से था कि हम भी अंतरिक्ष की दुनिया में झंडा गाड़ेंगे। जब चाहत जलने लगती है, तब हालात और संसाधन खुद ब खुद जुटने लगते हैं। डिजायर को हकीकत में बदलने के 6 स्टेप्स। नेपोलियन हिल ने चाहत को अमीरी में बदलने के 6 सरल कदम बताए। पहला, तय करो कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए। बहुत सारा पैसा कहना बेकार है, मन को साफ साफ संख्या चाहिए। दूसरा, ये तय करो कि उसके बदले तुम क्या दोगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। शायद मेहनत, समय, सेवा या कोई हुनर देना होगा। तीसरा, तय करो कि कब तक वो रकम पाओगे। डेडलाइन ना हो तो सपना अधूरा ही रहता है। चौथा, एक पक्का प्लान बनाओ और तुरंत काम शुरू करो। बहुत से लोग परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं और इसी इंतजार में साल गुजर जाते हैं। पांचवा, अपनी पूरी योजना को लिख लो, कितनी रकम, कब तक, किस प्लान से, सब लिखकर अपनी जेब में रखो। और आखिर में छठा स्टेप, इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ो और महसूस करो, मानो ये सपना पहले से ही सच हो चुका है। मनी कॉन्शियसनेस, सोच को पैसे पर केंद्रित करना। हिल कहते हैं कि इंसान को मनी कॉन्शियस बनना पड़ता है। इसका मतलब है पैसे पर फोकस करना, उसे अपने दिमाग की स्थायी आदत बना लेना। जैसे कोई विद्यार्थी हर समय परीक्षा के बारे में सोचता रहता है, कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा चैप्टर छूट गया, वैसे ही अमीर बनने वाला इंसान हर पल ये सोचता है कि पैसा कमाने का कौन सा नया अवसर उसके आसपास छिपा है। जब दिमाग इसी दिशा में काम करने लगता है तो मौके अचानक से सामने आने लगते हैं। एक छोटी कहानी, मान लीजिए एक नौजवान है अमित। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैं अपनी कॉलोनी में एक छोटा सा जिम खोलना चाहता हूं। अगर ये बस हल्की इच्छा है तो वो कहेगा हाँ कभी देखेंगे, और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रबल इच्छा है तो अमित 6 स्टेप्स अपनाएगा। वो लिखेगा, मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए का जिम खोलूंगा। इसके लिए मैं नौकरी से बचत करूंगा, फिटनेस ट्रेनिंग लूंगा और ग्राहकों को बेहतरीन सेवा दूंगा। अब अमित का दिमाग उसी दिशा में चल पड़ेगा। वो ट्रेनिंग के कोर्स खोजेगा, पैसे बचाएगा, उपकरणों की जानकारी जुटाएगा और धीरे धीरे उसकी कल्पना सच बनने लगेगी। यही है डिजायर का जादू। ये आपके सोच को काम में बदल देती है। डर और शक क्यों रोकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं, काश मेरे पास इतना पैसा होता, लेकिन अगले ही पल सोचते हैं, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। यही गलती हो जाती है। डर और शक इच्छा की आग को बुझा देते हैं। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो पहले अपने मन से डर निकालना होगा और खुद पर यकीन करना होगा। यूनिवर्सल लॉ, आकर्षण का नियम। दोस्तों, जो ख्याल हमारे दिमाग में बार बार आते हैं, वही हमारी जिंदगी में हकीकत बनकर उतरते हैं। अगर हम बार बार सोचें, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो गरीबी गहरी होती जाएगी।
लेकिन अगर हम कहें मैं अमीर बनने के रास्ते पर हूं, अवसर मेरे आसपास हैं, तो वाकई नए मौके आने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये सोच का विज्ञान है। हमारी सोच हमारे कर्म बदलती है और हमारे कर्म हमारी किस्मत। आज का अभ्यास। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। अपनी धनराशि का लक्ष्य लिखें, साफ संख्या में। ये भी लिखें कि उसके लिए आप क्या देंगे। एक तारीख लिखें कब तक आप ये लक्ष्य पाना चाहते हैं, और रोज सुबह शाम इसे जोर से पढ़ें। धीरे धीरे ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और आपका मन, आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा सब उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ी चाहत छिपी होती है। सपना जितना साफ होगा, रास्ता उतना आसान होगा। डिजायर वो चिंगारी है जो अमीरी और सफलता की आग जलाती है। आज से ही तय कीजिए कि आपका सपना क्या है। उसे लिखिए, महसूस कीजिए और उस पर चलना शुरू कीजिए। अगर ये सीख आपके दिल को छू गई हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे फेथ और ऑटो सजेशन इस जलती हुई चाहत को और मजबूत बना देते हैं। पार्ट 2, फेथ और ऑटो सजेशन की शक्ति। फेथ यानी अटूट विश्वास, वो भरोसा जो इंसान को कठिन हालात में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव, एक मनोवैज्ञानिक तकनीक जिसमें इंसान अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रोग्राम करता है। ये बार बार दोहराए गए विचारों और कल्पनाओं के जरिए खुद को मनाने की कला है, जिसे आत्मसम्मोहन या सेल्फ हीलिंग यानी आत्म उपचार के रूप में भी समझा जा सकता है। दोस्तों, पाठ 1 में हमने समझा कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत होती है एक प्रबल इच्छा से, लेकिन केवल चाहत काफी नहीं होती। उस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए एक और अहम ताकत चाहिए, और वो है फेथ यानी अटूट विश्वास। चाहे सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उस पर यकीन नहीं है तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। लेकिन जब इंसान दिल से मान लेता है कि उसका लक्ष्य संभव है, तब पूरा ब्रह्मांड उसके रास्ते बनाने में मदद करता है। फेथ का मतलब केवल धार्मिक आस्था नहीं है। यहां फेथ का अर्थ है खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा रखना। यही विश्वास हमें मुश्किलों में भी टिकाए रखता है और हार मानने से रोकता है। कई लोग कहते हैं, मेरे हालात खराब हैं, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। सच ये है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके मन में अटूट विश्वास है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तो राहें खुद खुलती चली जाती हैं। विजुअलाइजेशन और बिलीफ की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने सपने की बार बार कल्पना करना। जब आप रोज अपने सपने की तस्वीर मन में बनाते हैं और खुद को उसमें सफल देखते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग उसे सच मानने लगता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप 5 साल में एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करेंगे। अब रोज अपनी आंखें बंद करके खुद को उस ऑफिस में बैठा हुआ देखिए, ग्राहकों से बात करते हुए देखिए और वो गर्व महसूस कीजिए जो सफलता के साथ आता है। यही विजुअलाइजेशन आपके बिलीफ यानी यकीन को मजबूत करता है। धीरे धीरे ये विश्वास आपकी हर सोच और हर निर्णय का हिस्सा बन जाता है। ऑटो सजेशन, खुद को समझाने की कला। फेथ को मजबूत करने का दूसरा साधन है ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें इंसान बार बार दोहराव वाले विचारों और चित्रों से अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन वही मानता है जो हम उसे लगातार बताते रहते हैं। अगर हम रोज कहते रहें मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो दिमाग वही मान लेगा। लेकिन अगर हम रोज दोहराएं मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं और मैं सफल होऊंगा, तो अवचेतन मन उस विश्वास को गहराई से स्वीकार कर लेता है। इसी कारण हिल ने कहा, सुबह और रात को अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ो और उसे महसूस करो। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके मन की स्थायी सोच बन जाएगी। एक प्रेरणादायक उदाहरण हेनरी फोर्ड की कहानी पर नजर डालते हैं। जब उन्हें अदालत में अज्ञानी कहकर सवालों की बौछार की गई तो उन्होंने शांत रहकर कहा, मुझे हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। ये उनका फेथ यानी अटूट विश्वास था कि वे सक्षम हैं, भले ही सारी जानकारी उन्हें खुद याद ना हो। अगर फोर्ड अपने आलोचकों की बात मान लेते और खुद को कमजोर समझ लेते तो शायद उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बना दिया। भारत में भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। एक साधारण परिवार से निकला युवा जब ये ठान लेता है कि वो आईएएस बनेगा, तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उसका विश्वास उसे पढ़ाई पर टिकाए रखता है। हर साल लाखों छात्र तैयारी करते हैं, लेकिन वही सफल होता है जिसके भीतर ये अटूट भरोसा होता है कि ये मेरे बस की बात है और मैं इसे कर दिखाऊंगा। यही विश्वास उसे रोज रोज मेहनत कराता है और अंत में सफलता दिलाता है। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। ऑटो सजेशन दरअसल हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी दिमाग के उस हिस्से को ट्रेन करने का तरीका है जो हमारी आदतें और भावनाएं नियंत्रित करता है। अगर हम उसे सकारात्मक संदेश देंगे तो वो हमारी सोच और व्यवहार को उसी दिशा में मोड़ेगा, लेकिन अगर हम नकारात्मकता भर देंगे तो वही हमें पीछे खींच लेगा। इसलिए रोज अपने दिमाग को सही खुराक दीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच को दोहराइए। अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए और उन्हें महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करने लगेगा, ना कि आपके खिलाफ। आज का अभ्यास। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। एक कागज पर लिखिए, मैं अपनी धनराशि तक अपनी तारीख पहुंच जाऊंगा। इसके लिए मैं अपना योगदान दूंगा और मैं रोज इस सपने को जी रहा हूं। इसे सुबह उठते ही और रात सोने से पहले जोर से पढ़ें। पढ़ते समय महसूस करें कि यह पहले से सच है। यही अभ्यास आपका फेथ मजबूत करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसी दिशा में ढालेगा। दोस्तों, चाहत बिना विश्वास अधूरी है और विश्वास बिना ऑटो सजेशन कमजोर है। जब ये तीनों यानी डिजायर यानी प्रबल इच्छा, फेथ यानी अटूट विश्वास और ऑटो सजेशन यानी अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीक एक साथ आते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। हर महान उपलब्धि की जड़ यही है कि पहले आपने उस पर विश्वास किया। पार्ट 3, नॉलेज और इमेजिनेशन की ताकत। नॉलेज यानी ऐसा ज्ञान जो सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, और इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, वह मानसिक कार्यशाला जिसमें हर विचार जन्म लेता है और हकीकत बनने का इंतजार करता है। नॉलेज अकेले अमीरी नहीं देता, लेकिन जब उसे इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना से जोड़ा जाता है तो सपनों को सच करने की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे फेथ और ऑटो सजेशन हमारी प्रबल इच्छा को मजबूत बनाते हैं। अब अगला कदम है उस इच्छा को सही दिशा देना। सही दिशा तभी मिलती है जब हमारे पास ज्ञान हो और उसे इस्तेमाल करने की समझ हो, और यही समझ हमें मिलती है इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति से। नॉलेज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान अपने आप में बेकार है। करोड़ों लोग दुनिया का सामान्य ज्ञान रखते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते। असली फर्क पड़ता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से, यानी किसी खास क्षेत्र में गहराई से सीखी हुई जानकारी। उदाहरण के लिए, भारत में लाखों लोग क्रिकेट का सामान्य ज्ञान रखते हैं, उन्हें खिलाड़ी याद हैं, स्कोर याद हैं, लेकिन जिसने स्पेशलाइज्ड नॉलेज ली, जैसे एक कोच जिसने खिलाड़ियों की तकनीक समझी,
वही दूसरों को ट्रेन कर सकता है और उससे पैसा कमा सकता है। नॉलेज तभी ताकत है जब उसे किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए लगाया जाए, वरना ये बस दिमाग का बोझ है। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, हमारी शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। जीवन भर सीखते रहना ही सफलता की असली कुंजी है। बहुत से लोग डिग्री मिलते ही सीखना छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि अब सब आ गया, लेकिन असल में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो नई जानकारी, नए हुनर और नई तकनीक सीखने में लगातार लगे रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, जिंदगी में सीखना बंद किया तो बढ़ना भी बंद किया। इमेजिनेशन यानी सपनों की कार्यशाला। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति वो कार्यशाला है जिसमें इंसान अपने सपनों की योजना बनाता है। ये वही जगह है जहां दिमाग खाली कागज पर नया चित्र बनाता है। दो तरह की इमेजिनेशन होती है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी संयोजित कल्पना, जैसे किसी ने चाय में दूध और मसाला मिलाकर मसाला चाय बनाई, और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना, जो ब्रह्मांड से आने वाले नए विचार हैं जो अचानक आते हैं। यही वो कल्पना है जिसने दुनिया में महान आविष्कार किए। एक प्रेरक उदाहरण, कोका कोला। नेपोलियन हिल ने आशा कैंडलर का उदाहरण दिया। उन्होंने एक छोटे से फॉर्मूले को खरीदा, उस पर अपनी कल्पना लगाई और उससे कोका कोला जैसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। असली ताकत सिर्फ उस फॉर्मूले में नहीं थी, बल्कि कैंडलर की इमेजिनेशन में थी। भारत में भी देखिए, एक छोटा सा विचार जैसे फ्लिपकार्ट या ओला शुरू में किसी के मन की कल्पना ही थे, लेकिन उस कल्पना को हकीकत में बदलने का साहस और योजना ही उन्हें सफलता तक ले गई। नॉलेज प्लस इमेजिनेशन इज इक्वल टू वेल्थ। सिर्फ नॉलेज होने से इंसान किताबों का पंडित बन सकता है, लेकिन सफल नहीं। और सिर्फ इमेजिनेशन होने से सपने देखने वाला बन सकता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं, सही नॉलेज और सशक्त इमेजिनेशन, तभी इंसान कुछ नया करता है और अमीरी की ओर बढ़ता है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स के पास विमान बनाने का ज्ञान न होता तो उनकी उड़ने की कल्पना कभी सच नहीं होती, और अगर उनके पास केवल ज्ञान होता लेकिन उड़ने की कल्पना न होती तो वे हमेशा दूसरों की किताबें पढ़ते रहते। सफलता तभी आई जब नॉलेज और इमेजिनेशन साथ जुड़े। आज का अभ्यास, आज आप अपने सपने को इमेजिनेशन में देखिए। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। पहले ये सोचिए कि आपके पास कौन सा नॉलेज है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अपनी इमेजिनेशन से उसका नया उपयोग ढूंढिए। हर रात सोने से पहले ये कल्पना कीजिए कि आप उस व्यवसाय को चला रहे हैं, ग्राहक खुश हैं और आप संतोष महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ज्ञान और कल्पना शक्ति मिलकर ही वो पुल बनाते हैं जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। जनरल नॉलेज आपको सिर्फ बातें करने लायक बनाएगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन आपको अमीर बनाएंगे। हमेशा सीखते रहिए और अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए। यही वो शक्ति है जिससे महान लोग अपनी किस्मत लिखते हैं। अगर ये विचार आपको प्रेरणादायक लगा हो तो कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन सा नया स्किल या नॉलेज है जिसे आप इमेजिनेशन से जोड़कर सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग किस तरह सपनों को असली रूप देते हैं। पार्ट 4, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की शक्ति। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना, वो प्रक्रिया जिसमें इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साफ कदम और सही टीम बनाता है। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता, वो ताकत जिससे इंसान जल्दी और दृढ़ निश्चय के साथ सही रास्ता चुनता है। योजना और निर्णय, ये दोनों ही सफलता की गाड़ी के दो पहिए हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इच्छा, विश्वास, कल्पना और ज्ञान कैसे हमारे सपनों को ताकत देते हैं। लेकिन सिर्फ चाहत, विश्वास और कल्पना से मंजिल नहीं मिलती। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो सपना अधूरा रह जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना ही वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। योजना क्यों जरूरी है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिना योजना के हर लक्ष्य एक इच्छा मात्र है। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनके पास ठोस योजना नहीं होती। ऐसे सपने अक्सर
हवा में तैरते रह जाते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बो दे लेकिन ये न सोचे कि पानी कब देना है, खाद कब डालनी है और फसल कब काटनी है, तो क्या वो कभी सफल होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर हमने ये न सोचा कि अपने सपनों तक पहुंचने के लिए कौन से कदम उठाने हैं, कौन से लोग साथ चाहिए और किन साधनों की जरूरत होगी, तो सफलता मुश्किल हो जाएगी। मास्टर प्लान और लचीलेपन की जरूरत। हिल कहते हैं कि हर योजना मास्टर प्लान होनी चाहिए, लेकिन उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। अगर पहली योजना काम न करे तो दूसरी, तीसरी, चौथी योजना तैयार रखो। एडिसन का उदाहरण लीजिए। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए। हर बार की असफलता उनके लिए एक नई योजना का संकेत थी। अगर वे हार मान लेते तो आज शायद दुनिया अंधेरे में होती। टीम वर्क और मास्टरमाइंड का रोल। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग अकेले इंसान का काम नहीं है, इसके लिए सही लोगों की टीम चाहिए। यही वजह है कि हिल ने मास्टरमाइंड की शक्ति पर जोर दिया। जब आप अपने लक्ष्य के लिए उत्साही और समान सोच वाले लोगों के साथ मिलते हैं तो आपकी योजना और भी मजबूत हो जाती है। भारत में भी देखिए, इसरो के मिशनों में सैकड़ों वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं। अगर ये योजना अकेले किसी एक व्यक्ति पर छोड़ दी जाती तो सफलता संभव नहीं होती। यही संगठित योजना और टीम वर्क की ताकत है। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक क्षमता। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग तभी सफल होती है जब आप निर्णय ले सकें। डिसीजन यानी दृढ़ निश्चय करना। जो लोग जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लोग सोचेंगे, देखेंगे, फिर तय करेंगे वाली स्थिति में फंसे रहते हैं वे अक्सर मौके गंवा देते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण मशहूर है। जब उन्होंने मॉडल टी कार बनाने का निर्णय लिया तो सलाहकारों ने कहा कि डिजाइन बदलो, लेकिन फोर्ड अपने निर्णय पर अड़े रहे। यही दृढ़ निश्चय उनकी सफलता का कारण बना। इनडिसीजन यानी निर्णय न ले पाने की कमजोरी। हिल लिखते हैं कि इनडिसीजन यानी निर्णय न ले पाना गरीबी और असफलता की सबसे बड़ी जड़ है। सोचिए, अगर आप बार बार यही तय करने में समय गवा दें कि मुझे व्यापार करना है या नौकरी, तो आप ना व्यापार कर पाएंगे ना नौकरी में आगे बढ़ पाएंगे। निर्णय का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि गलती भी एक अनुभव है। लेकिन अगर आप अनिर्णय में फंसते रहे तो आगे बढ़ने का हर मौका खो देंगे। आज का अभ्यास। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य को चुनिए और उसके लिए 5 छोटे छोटे कदम लिखिए। फिर यह तय कीजिए कि उन 5 में से पहला कदम कौन सा होगा और कब उठाएंगे। यह छोटा सा निर्णय ही आपको आगे बढ़ाएगा। याद रखिए, सही या गलत निर्णय बात की बात है, लेकिन निर्णय लेना जरूरी है। दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना और डिसीजन मेकिंग यानी दृढ़ निश्चय, यही 2 पंख हैं जो सपनों को उड़ान देते हैं। बिना योजना के सपना अधूरा है और बिना निर्णय के योजना बेकार है। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो अपने सपनों के लिए ठोस योजना बनाइए और निर्णायक कदम उठाइए। यही वो फॉर्मूला है जिससे साधारण लोग भी असाधारण सफलता पा सकते हैं। अगर ये सीख आपके लिए उपयोगी रही हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि परसिस्टेंस यानी निरंतरता और मास्टरमाइंड ग्रुप यानी सहयोगी समूह कैसे इंसान की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। पार्ट 5, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। परसिस्टेंस यानी निरंतरता और हार न मानने का जज्बा, वो शक्ति जो इंसान को अस्थायी हार के बाद भी उठकर आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी सहयोगी समूह, ऐसे लोगों का संग जिनकी सोच, अनुभव और ऊर्जा मिलकर किसी व्यक्ति की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। ये दोनों मिलकर किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी हथियार हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग हमें सही दिशा में ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। हर सपने के साथ चुनौतियां जुड़ी होती हैं। यहीं पर परसिस्टेंस यानी निरंतरता काम आती है। यह वो गुण है जो साधारण इंसान को महान बना देता है।
परसिस्टेंस, अस्थायी हार के बाद भी टिके रहना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता से बस एक कदम दूर हार मान लेते हैं। वो एक दो बार कोशिश करते हैं, असफल होते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में फर्क सिर्फ इतना है कि सफल व्यक्ति अस्थायी हार को सीख मानता है, हार मानकर बैठ नहीं जाता। कर्नल सैंडर्स का उदाहरण याद कीजिए, जिन्होंने 60 साल की उम्र में अपने चिकन रेसिपी के साथ दरवाजा दरवाजा दस्तक दी। 1000 से ज्यादा बार उन्हें ना मिला, लेकिन परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास ने अंततः KFC जैसी विश्व प्रसिद्ध ब्रांड खड़ी कर दी। भारत में भी ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ही देखिए। शुरुआती दिनों में उन्हें आलोचनाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन परसिस्टेंस यानी निरंतरता ने ही उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनाया। उनकी कहानी बताती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने और मजबूत होकर लौटने का मौका है। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी सहयोगी की ताकत। परसिस्टेंस आपको टिकाए रखता है, लेकिन अकेले टिके रहना आसान नहीं होता। यहीं पर काम आता है मास्टरमाइंड ग्रुप। ये उन लोगों का समूह है जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और आपको मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक मदद देते हैं। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन का छोटा सा मित्र समूह इसका उदाहरण है। ये लोग अक्सर साथ बैठते, विचार साझा करते और एक दूसरे को प्रेरित करते। ये उनका मास्टरमाइंड था, जिसने उन्हें लगातार नए नए विचारों और ऊर्जा से भर दिया। टीम वर्क का असली मतलब। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब ये नहीं कि आप बस दोस्त बना लें। इसका मतलब है ऐसे लोगों से जुड़ना जिनकी सोच सकारात्मक हो, जो आपके सपनों का समर्थन करें और जो आपके साथ मिलकर समस्याओं का हल ढूंढें। सोचिए, अगर आप अकेले व्यापार कर रहे हैं तो आपको हर मुश्किल अकेले सुलझानी होगी, लेकिन अगर आपके साथ 3-4 समझदार और भरोसेमंद साथी हैं तो हर समस्या का समाधान जल्दी निकल आएगा। यही मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत है। परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड ग्रुप साथ क्यों जरूरी हैं? परसिस्टेंस आपको लड़ते रहने का साहस देता है और मास्टरमाइंड ग्रुप आपको सहयोग और दिशा देता है। अगर आप निरंतरता से काम करते रहेंगे लेकिन अकेले होंगे तो थक सकते हैं, और अगर आपके पास समूह होगा लेकिन निरंतरता नहीं होगी तो भी मंजिल अधूरी रहेगी। जब दोनों साथ आते हैं तब सफलता निश्चित हो जाती है। आज का अभ्यास। आज से एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए ये लिखिए कि अब तक कितनी बार आपने हार मान ली थी। फिर ये तय कीजिए कि अगली बार असफलता आने पर आप हार नहीं मानेंगे। साथ ही अपने जीवन में ऐसे 3 लोगों के नाम लिखिए जिनसे आप सीख सकते हैं या जिनके साथ आप अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हैं। उनसे नियमित रूप से विचार साझा करना शुरू कीजिए। दोस्तों, परसिस्टेंस यानी निरंतरता और मास्टरमाइंड ग्रुप यानी सहयोगी समूहों, ये दोनों ही सफलता की यात्रा के 2 मजबूत स्तंभ हैं। हार मानना आसान है, लेकिन टिके रहना ही असली हिम्मत है। और जब ये हिम्मत सही साथियों के सहयोग से जुड़ती है तो इंसान असंभव को भी संभव बना लेता है। अगर ये विचार आपको प्रेरित कर पाए हों तो अभी कमेंट में लिखिए कि आपके जीवन में कौन सा सपना है जिसके लिए आप परसिस्टेंस यानी निरंतरता दिखाना चाहते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और ब्रेन यानी मस्तिष्क किस तरह हमारी सोच को वास्तविकता में बदल देते हैं। पार्ट 6, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन की शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी आदतों, भावनाओं और फैसलों को नियंत्रित करता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। ब्रेन यानी मस्तिष्क दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है, जो विचारों को भेजने और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। जब अवचेतन मन और मस्तिष्क एक साथ काम करते हैं तो इंसान की सोच वास्तविकता में बदलने लगती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि निरंतरता और सही साथियों का सहयोग हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन असली खेल हमारे दिमाग के अंदर चलता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारी सफलता का असली चालक है।
और हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क वो इंजन है जो इन विचारों को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड, बीज बोने वाली जमीन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर इसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोए जाएं तो सफलता की फसल उगेगी, लेकिन अगर इसमें डर, शक और नकारात्मकता डाली जाए तो असफलता पनपेगी। इसीलिए हिल कहते हैं, अपने अवचेतन मन को वही दोहराएं जो आप बनना चाहते हैं। ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव इसी के लिए है। आप जितना बार बार अपने अवचेतन मन में सफल होने के विचार डालेंगे, उतनी ही गहराई से वे आपकी आदत और व्यवहार बन जाएंगे। ब्रेन, सबसे ताकतवर मशीन। दोस्तों, अगर अवचेतन मन जमीन है तो मस्तिष्क यानी ब्रेन वो रेडियो स्टेशन है जो विचारों को प्रसारित और ग्रहण करता है। हमारे विचार केवल हमारे अंदर तक सीमित नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर बाहर भी फैलते हैं और इसी तरह हम दूसरों के विचार भी ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहते हैं, अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो उनका असर आपके दिमाग पर भी पड़ेगा, और अगर नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। ब्रेन लगातार ये तरंगे भेजता और लेता रहता है। विजुअलाइजेशन और इमोशन की भूमिका। सिर्फ विचार काफी नहीं है, विचारों में भावनाएं मिलना जरूरी है। जब हम किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उसे भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो वो विचार और भी शक्तिशाली बन जाता है। यही कारण है कि उत्साह, विश्वास और प्रेम जैसी सकारात्मक भावनाएं सफलता की ओर धकेलती हैं। वहीं डर, गुस्सा और शक जैसी नकारात्मक भावनाएं हमें पीछे खींच लेती हैं। एक प्रेरक उदाहरण, मान लीजिए कोई छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अगर वो सिर्फ किताबें पढ़ेगा लेकिन मन में डर और शक भरेगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा और नतीजे कमजोर होंगे। लेकिन वही छात्र हर दिन ये दोहराए कि मैं सक्षम हूं, मैं ये परीक्षा पास करूंगा और खुद को परिणाम में सफल होते हुए विजुअलाइज करे, तो उसका अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेगा। यही विश्वास उसे थकान के बावजूद टिकाए रखेगा और सफलता की ओर ले जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन का मेल। दोस्तों, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक विचारों से भरा होता है और ब्रेन उन्हें लगातार प्रसारित करता है, तो हम एक शक्तिशाली चुंबक की तरह बन जाते हैं। हम अवसरों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर कहते हैं, जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी दुनिया उसे दिलाने में लग जाती है। आज का अभ्यास, आज से रोज 5 मिनट अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए। आंखें बंद कीजिए और खुद को उसी सफलता में जीते हुए महसूस कीजिए। उस भावना को अपने दिल में गहराई से उतारिए। साथ ही ये लिखिए कि आप कौन से नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन से निकालना चाहते हैं और उनकी जगह कौन से सकारात्मक विचार डालना चाहते हैं। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए प्रोग्राम करेगा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और ब्रेन यानी मस्तिष्क मिलकर इंसान की सोच को वास्तविकता में बदलते हैं। दिमाग की ये शक्ति असीमित है, फर्क बस इतना है कि हम उसे किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं मिलकर चमत्कार कर सकती हैं। बस हमें यह तय करना है कि हम कौन से बीज बो रहे हैं और कौन सी तरंगे प्रसारित कर रहे हैं। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आज से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा नया सकारात्मक विचार बोने जा रहे हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय कैसे इंसान को ऐसे रास्तों की ओर ले जाती है जिन्हें आम आंखें नहीं देख पाती। पार्ट 7, सिक्स्थ सेंस और क्रिएटिव इमेजिनेशन की शक्ति। सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय वो अंतर्ज्ञान या आंतरिक मार्गदर्शन जो हमें बिना तर्क और प्रमाण के भी सही दिशा का संकेत देता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना शक्ति वो क्षमता जिससे दिमाग ब्रह्मांड की असीम बुद्धि से जुड़कर नए विचार और समाधान लाता है।
जब इंसान सिक्स्थ सेंस और क्रिएटिव इमेजिनेशन का अभ्यास करता है तो वो साधारण से ऊपर उठकर असाधारण सोचने लगता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अवचेतन मन और मस्तिष्क हमारी सोच को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की असली महानता तब प्रकट होती है जब वो अपनी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय को जागृत कर लेता है। यही वो शक्ति है जो हमें समय से पहले खतरे का अंदेशा देती है, सही अवसरों की पहचान करवाती है और सही दिशा में कदम उठाने की प्रेरणा देती है। सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की आवाज। सिक्स्थ सेंस को आप मन की वो धीमी आवाज मान सकते हैं जो हमें कहती है यही सही रास्ता है या इससे दूर रहो। कई बार आपने देखा होगा कि कोई निर्णय लेने से पहले आपके मन में हल्की सी चेतावनी आती है और बाद में वो सच निकलती है। यही सिक्स्थ सेंस है। महान नेता और आविष्कारक अक्सर इसी अंतर्ज्ञान की मदद से बड़े फैसले लेते हैं। एब्राहम लिंकन ने कई युद्धों में अपने जनरलों की सलाह को दरकिनार कर अपने अंतर्ज्ञान की आवाज मानी और वो निर्णय सही साबित हुए। क्रिएटिव इमेजिनेशन, असीम संभावनाओं का स्रोत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस और इमेजिनेशन गहराई से जुड़े हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना शक्ति वो माध्यम है जिसके जरिए हमारा दिमाग ब्रह्मांड से नए विचार ग्रहण करता है। ये वही शक्ति है जिसने एडिसन को बल्ब का विचार दिया, राइट ब्रदर्स को उड़ने की मशीन बनाने की प्रेरणा दी और आइंस्टाइन को सापेक्षता का सिद्धांत खोजने में मदद की। भारत में देखिए, आर्यभट्ट की गणनाएं, कालिदास की रचनाएं और आज के दौर में AR रहमान का संगीत, ये सब क्रिएटिव इमेजिनेशन का ही परिणाम है। सिक्स्थ सेंस का अभ्यास कैसे करें? सिक्स्थ सेंस कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास से मजबूत होती है। जब आप नियमित रूप से अपने मन को शांत करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो सिक्स्थ सेंस की आवाज और स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसे ऐसे समझिए, अगर दिमाग रेडियो स्टेशन है तो सिक्स्थ सेंस वो एंटीना है जो ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि को पकड़ता है। अभ्यास से ये एंटीना और तेज हो जाता है। थॉमस एडिसन कहते थे कि जब वो किसी समस्या में फंस जाते तो अकेले बैठकर ध्यान लगाते, थोड़ी देर में दिमाग में नया विचार आ जाता, मानो किसी ने ऊपर से भेजा हो। यही सिक्स्थ सेंस और क्रिएटिव इमेजिनेशन का कमाल है। हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया है कि अचानक कोई आइडिया आ जाता है, जैसे कहीं से डाउनलोड हो गया हो। ये संयोग नहीं है, बल्कि दिमाग की वही छिपी हुई क्षमता है। सिक्स्थ सेंस और क्रिएटिव इमेजिनेशन का मेल। जब सिक्स्थ सेंस यानी अंतःकरण और क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक शक्ति साथ काम करती हैं, तो इंसान असाधारण उपलब्धियां हासिल करता है। अंतःकरण सही दिशा दिखाता है और कल्पना शक्ति उस दिशा को ठोस विचारों और योजनाओं में बदल देती है। यही वो मेल है जिसने दुनिया के सबसे महान लोगों को दूसरों से अलग बनाया। आज का अभ्यास। आज से अपने मन को शांत करने का अभ्यास शुरू कीजिए। रोज 5 मिनट गहरी सांस लेकर बैठिए और अपने मन से कहिए, मेरे पास सही दिशा चुनने की शक्ति है। इसके बाद अपने किसी सपने की कल्पना कीजिए और उसे साफ साफ चित्रों में देखिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सिक्स्थ सेंस को जागृत करेगा और आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन को और शक्तिशाली बनाएगा। दोस्तों, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री और क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना शक्ति इंसान को साधारण से असाधारण बना देती हैं। यही वे शक्तियां हैं जिनके बल पर लोग इतिहास रचते हैं। जब आप अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज सुनना सीख लेंगे और अपनी कल्पना को उड़ान देंगे, तो आपके सपनों को हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये विचार आपको प्रेरित कर पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन अदृश्य शत्रुओं की, फियर यानी डर की, जो हमारी सफलता की राह रोकते हैं। पार्ट 8, फियर यानी डर का भूत और उससे कैसे जीतें। फियर
यानी डर, वह अदृश्य दुश्मन जो इंसान की सोच को कैद कर देता है और उसे अपने सपनों से दूर कर देता है। नेपोलियन हिल ने बताया कि डर 6 मुख्य रूपों में प्रकट होता है: गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। जब इंसान इन भूतों को पहचान कर जीत लेता है, तभी वह सच में आजाद होके सफलता की ओर बढ़ पाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सिक्स्थ सेंस मिलकर सफलता की नींव रखते हैं। लेकिन हिल चेतावनी देते हैं कि इन सब को नष्ट करने वाली एक ताकत है, फियर, यानी डर। डर हमारे विचारों को जकड़ लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर की जड़ हमारी सोच। डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह हमारे दिमाग की उपज है। इंसान वही मानने लगता है जिस पर वो लगातार सोचता है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, तो आपका अवचेतन मन वही दिशा ले लेगा। और अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो वही विश्वास आपको आगे ले जाएगा। 6 मुख्य डर। हिल ने 6 बुनियादी डर बताए हैं। गरीबी का डर, सबसे बड़ा डर। इंसान इस डर से जोखिम लेने से बचता है और मौके खो देता है। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर इंसान अपने सपनों को दबा देता है। खराब सेहत का डर, लगातार बीमारी की कल्पना करने से शरीर भी बीमार पड़ने लगता है। प्यार खोने का डर, रिश्तों को लेकर असुरक्षा इंसान को कमजोर बना देती है। बुढ़ापे का डर, उम्र बढ़ने का डर इंसान को नई शुरुआत करने से रोकता है। मौत का डर, सबसे गहरा डर जो इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देता है। इनमें से कोई भी डर अगर मन पर हावी हो जाए, तो बाकी डर भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। डर कैसे रोकता है सफलता? डर इंसान की कल्पना शक्ति को पंगु बना देता है। यह हमें सीमाओं में बांध देता है और सोचने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। जो लोग गरीबी का डर पालते हैं, वे कभी बड़ा निवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो आलोचना से डरते हैं, वे भीड़ से अलग खड़े नहीं हो पाते। सच तो यह है कि हर महान सफलता के पीछे ये कहानी छिपी होती है कि इंसान ने डर को हराया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी ही देख लीजिए। अंग्रेजों की ताकत और उनके दमन ने लोगों में डर फैला रखा था, लेकिन महात्मा गांधी ने बार बार कहा कि डर ही गुलामी की सबसे बड़ी जड़ है। उन्होंने लोगों को निर्भय होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यही साहस था जिसने लाखों भारतीयों को सड़कों पर उतारा और आजादी की राह खोली। डर पर जीतने का तरीका। हिल कहते हैं कि डर को हराने का पहला कदम है उसे पहचानना। अपने मन से ईमानदारी से पूछिए, मुझे किस डर ने रोक रखा है? गरीबी का डर, आलोचना का डर या मौत का डर? जब आप डर की जड़ पहचान लेंगे, तभी उसे हराना आसान होगा। दूसरा कदम है डर का सामना करना। जिस चीज से डर लगता है, उसी की तरफ छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे डर कमजोर हो जाएगा। तीसरा कदम है सकारात्मक सोच। अपने दिमाग को लगातार विश्वास और हिम्मत से भरिए। जितना ज्यादा आप खुद को मैं सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं कहेंगे, उतना ही डर दूर होता जाएगा। आज से ये लिखिए कि कौन सा डर आपको सबसे ज्यादा रोकता है। फिर ये तय कीजिए कि अगले 7 दिनों में उस डर की तरफ एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाएंगे। अगर गरीबी का डर है, तो एक नया कौशल सीखना शुरू करें। अगर आलोचना का डर है, तो अपना विचार दोस्तों में साझा करें। हर छोटे कदम के साथ डर और कमजोर होता जाएगा। अंत में दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमारे विचारों की जंजीर है, लेकिन जैसे ही इंसान इन भूतों से मुक्त हो जाता है, उसकी सोच आजाद हो जाती है और सफलता की राह अपने आप खुल जाती है। इस पूरी किताब का सार यही है: अपनी प्रबल इच्छा को विश्वास और योजना से जोड़ो, उसे निरंतरता और सही साथियों के सहयोग से मजबूत करो, अवचेतन मन और मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भर दो और अंत में अपने डर को हराओ। यही वो रास्ता है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए कि इस किताब से आपने सबसे बड़ा सबक कौन सा सीखा।
आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपका दिल से धन्यवाद।